नमस्कार। इग्नू के सभी विद्यार्थियों को इग्नू के अध्ययन के अंदर 2281 निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च व ट्रेनिंग सुनाम पंजाब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा गत दिनों से शुरू किए गए काउंसलिंग सेशंस जो भिन्न भिन्न कोर्स पर आयोजित किए जा रहे हैं हमारे एकेडमिक काउंसलर्स द्वारा, विजिटिंग फैकल्टी द्वारा, तो आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को उनको लाभ हो रहा होगा। अकेले हमारे विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि क्षेत्र में इग्नू के सभी विद्यार्थी इससे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो मुझे जो विषय दिया गया है वह पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति शास्त्र का है, जो फेज 1 के 10 लेक्चर्स हैं जो हमने 25 अप्रैल से शुरू किए हैं और जो है 4 मई तक चलेंगे। 10 दिन का यह शेड्यूल हमने सर्कुलेट किया है। तो आज जो EPS 3 है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इसका जो टाइटल है, कोर्स टाइटल है, वह है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो आज इसकी मैं तीसरी और चौथी इकाई दोनों के बारे में जो आपके मन में कुछ डाउट्स पैदा हो सकते हैं या डाउट होंगे एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, उनको मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक राजनीतिक सुधार, यह जो ब्लॉक 2 है उसकी जो 3 इकाई है उसका यह टाइटल है, इकाई नंबर 3। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो भारत में 19वीं सदी में चले, उनके संबंध में हम 3 जो सामाजिक सुधारक हैं उनको हम ब्लॉक 2 में 3, 4, 5 और 6 इकाई के अधीन करने वाले हैं। तो इनमें सबसे जो 3 प्रमुख हैं वह है राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले। इन तीनों के विचारों का, जिनका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका है, हम तीनों विद्वानों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले जो इकाई 3 है उसमें समाज सुधार आंदोलन को जन्म देने वाली परिस्थितियों और समाज सुधार विचारधारा की रूपरेखा को समझ लेना अति आवश्यक है। अगर हमने इकाई 3 को अच्छे से समझ लिया तो इन तीनों विद्वानों के जो बेसिक कंसेप्ट हैं सामाजिक सुधार से संबंधित वो लगभग एक समान है, तो हमें समझ पड़ जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो औपनिवेशिक भारत में जो प्रमुख विचार थे वो कौन कौन से थे। औपनिवेशिक भारत की जो परिस्थितियां थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो औपनिवेशिक भारत में कौन कौन से विचार थे? भारत में पहला विचार था उदारवाद, दूसरा विचार था राष्ट्रवाद जो आरंभिक रूप में था, फिर था सामाजिक और राजनीतिक विचार, जहाँ समाज और धार्मिक आंदोलन जो प्रवर्तन के थे उनसे संबंधित विचार थे। तो उदारवाद के दौर में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को तर्क संगत और लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की गई और यह मुख्यतः धर्म पर केंद्रित थे। तो हम उन सभी विचारों को आज यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो यह विचार जो पूरी तरह से जो भारतीय समाज सुधारक थे जो आंदोलन शुरू किए, उन पर पश्चिमी शिक्षा का, पश्चिमी जगत का बहुत ज्यादा प्रभाव था और इसी के कारण जो 18वीं सदी में भारतीय समाज में जातिगत प्रथाएं प्रचलित थी उनका आरंभ हुआ इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के अधीन। उसी प्रकार से जो भारत में छूतछात की प्रथा थी, महिलाओं के प्रति जो दुर्दशा थी उसके प्रति यह आंदोलन शुरू हुआ। महिलाओं के लिए शिक्षा की जो है प्रयास किए जाने लगे, उसका समर्थन किया जाने लगा। कहने का अर्थ था कि भारतीय समाज में जो अमानवीय कुरीतियां थी, चाहे वो जाति पर आधारित थी, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों से जो
अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यह माना जाता था कि जो भारत के उच्च जाति के हिंदू हैं, अगर उन पर निम्न जाति, जिसे शूद्र जाति कहा जाता था, शूद्र वर्ण कहा जाता था, उनकी अगर परछाई भी बढ़ जाती तब भी वह शुद्धिकरण करते थे। और निम्न जाति के लोगों के लिए शमशान घाट से लेकर कुएं तक पीने के पानी की व्यवस्था अलग थी। तो उसी प्रकार से जो स्त्रियां थी भारतीय समाज में, चाहे वह हिंदू समाज में थी या मुस्लिम समाज में, उन स्त्रियों की जो परिस्थितियां थी वह भी बहुत भयानक थी, डरावनी थी, हम यह कह सकते हैं। उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कन्या हत्या की थी। आज का युग एडवांस है तो उसमें आज भ्रूण हत्या हो रही है। तो प्राचीन काल में जो 18वीं 19वीं शताब्दी थी तो उसमें बच्चियों को जन्म होते ही मार दिया जाता था। फिर बच्चियों की बहुत कम आयु में बाल विवाह जैसी प्रथा थी, है ना, 6 से लेकर 12 साल की आयु में उनकी शादी कर दी जाती थी। फिर जो विधवा थी उसके साथ उसका अगर उसका जीवन उसके पति का देहांत हो जाता था तो बहुत बुरी स्थिति थी विधवा की। उसे पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं थी, अंतरजातीय विवाह करने की आज्ञा नहीं थी, और सती प्रथा जैसी अमानवीय कृति प्रचलित थी। जीते जी एक विधवा स्त्री को उसके पति के साथ जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा थी। उसी प्रकार से धर्म से संबंधित जो धार्मिक कुछ रीति रिवाज थे, है ना, जिसमें ब्राह्मणवाद का बहुत बोलबाला था, मूर्ति पूजा थी, आडंबर थे, इस तरह की बातों को लेकर भी समाज में अनेक तरह के धार्मिक क्षेत्र में भी आंदोलन शुरू हुए। तो हम उन सभी आंदोलनों को शुरू करने वाले जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा हम यहाँ जिक्र करेंगे। उन पर अंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव था, खासकर विशेष करके इनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, धीरेन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी और के.एम. बैनर्जी जैसे लोग थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का शुरुआत बंगाल में की। और बंगाल के पश्चात लगभग पूरे भारत में ये सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन थे वो शुरू हुए। इन आंदोलनकारियों का यह मानना था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार होने के पश्चात ही राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। हम बात करेंगे कि पश्चिम भारत में गोपाल हरि देशमुख, मोहित महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा फुले। दक्षिण भारत में कंदुपुरी और नारायण गुरु स्वामी ने सामाजिक सुधारकों के रूप में भूमिका निभाई। उसी प्रकार पश्चिम भारत में दयानंद सरस्वती और मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खां कुछ प्रमुख सुधारक थे। इन सुधारकों के आंदोलन प्रयासों और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन से भारतीय समाज में चेतना पैदा हुई। जैसे जैसे सामाजिक चेतना पैदा हुई, धार्मिक चेतना पैदा हुई, उसी चेतना का आगे रूप पैदा हुआ राजनीतिक चेतना के रूप में। जैसा कि मैंने जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, काउंसलिंग सेशन है, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो आरंभ के हमारे राजनीतिक चिंतक थे उनका यह मानना था, वे ब्रिटिश शासन के आरंभ में प्रशंसक थे, परंतु जैसे जैसे ब्रिटिश शासकों का दमनकारी शोषणकारी उग्र रूप सामने आता गया तो ये लोग ब्रिटिश शासक के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्होंने समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभ में इन्होंने सामाजिक और धार्मिक चेतना पैदा की। भारतीय समाज में प्रचलित जो बुरी प्रथाएं थी, जो सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में प्रचलित थी, उनको इन्होंने रिमूव किया। चाहे सर सैयद अहमद खान जो कि मुस्लिम समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के लिए खड़े हुए, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है,
और मुस्लिम समाज में शिक्षा का समर्थन किया, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वेदों की ओर का नारा दिया और आर्य समाज की स्थापना की, चाहे वह राजा राम मोहन राय थे जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने 1928 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। यह अलग बात है कि जो राजा राम मोहन राय थे उन पर इस्लाम और ईसाईयत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उनके आलोचक इस बात को लेकर उनकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाईयत से जोड़ा। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने अगर कहा कि ईसा दिव्य थी तो राम भी दिव्य थे, तो जब उनके ऐसे विचारों को हम पढ़ते हैं तो उनके जो आलोचक थे उनके द्वारा जो आलोचना का आधार दिया गया वो निराधार प्रतीत होता है। चलिए अब हम जो सामाजिक सुधार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो चिंतक थे, चाहे वह राजा राम मोहन राय थे, या महादेव रानडे थे, या ज्योतिबा फुले थे, इन सभी विद्वानों का चिंतन का केंद्र व्यक्ति था। व्यक्ति आधारित चिंतन इन्होंने दिया, व्यक्ति के कल्याण की कामना की, व्यक्ति के सुख की कामना की, और इसी कामना का आधार उन्होंने अपने सामाजिक सुधार आंदोलनों को बनाया, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उनके सभी विचारों का केंद्र व्यक्ति था। तो सामाजिक सुधार की जो सबसे बढ़िया साधन उन्होंने माना, तो हम बात करेंगे सामाजिक सुधार का साधन उन्होंने क्या माना। उनका मानना था कि ठीक है कि राज्य को विधेयक विभिन्न कानून बनाकर समाज में सुधार करने चाहिए, लेकिन उनका यह मानना था कि ये सुधारवादी जो व्यक्ति थी उनका यह मानना था कि ये सुधार धीमे धीमे रचनात्मक होंगे और इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों में चेतना लाई जाए। चेतना कैसे आएगी? उनका मानना था कि लोगों में चेतना शिक्षा के माध्यम से आएगी, शिक्षा के माध्यम से आएगी, शिक्षा के माध्यम से उनका हृदय परिवर्तन होगा। उनका हृदय परिवर्तन होगा तो समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। इसी कारण जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, तो उन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की ताकि लोग शिक्षित हो सके, उन्हें पश्चिम शिक्षा के, पश्चिम आचार विहार का ज्ञान हो, क्योंकि उनका वो पूरी तरह से जो पश्चिम की शिक्षा थी, पाश्चात्य संस्कृति थी, उसके प्रभावाधीन थे। उन्हें अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने जो पश्चिम साहित्य था, उदारवादी साहित्य था, लोकतांत्रिक साहित्य था, उसका अध्ययन किया। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को, इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में चेतना लाने के बारे में सोचा। उनकी आस्था थी विवेक में, मानव के विवेक में उनकी आस्था थी, और इसी विवेक के द्वारा वह समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। तो उनका जो सबसे पहला धार्मिक सुधार था, उसके दो पक्ष थे। 19वीं सदी में जो धार्मिक सुधार की बात की गई, पहला पक्ष था मूर्ति पूजा का विरोध और दूसरा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करना, और साथ ही साथ वो एक ईश्वरीय आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। इस बात को समझेंगे कि राजा राम मोहन राय से लेकर उस समय के जो सामाजिक सुधारक थे उनका मानना था, जो ब्रह्म समाज की हम बात करें तो उसका बेसिक जो कंसेप्ट था, जो बेसिक सिद्धांत था, वह मूर्ति पूजा का विरोध करना था। ब्रह्म समाज का प्रयास था कि हिंदूवाद से मूर्ति पूजा को दूर किया जाए। उनका मानना था कि देवी देवताओं की पूजा वैदिक काल में नहीं होती थी और उसे बाद में शुरू किया गया, इसलिए मूर्ति पूजा का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है।
मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि राजा राम मोहन राय पर इस्लाम और ईसाइयत का बहुत प्रभाव था। उस प्रभाव के अधीन ही उन्होंने एक ईश्वर का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, इसलिए बहुमूर्ति पूजन को बंद किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म समाज के अनुसार भगवान शाश्वत है, अरहस्मी है, अपरिवर्तनशील है और ब्रह्मांड का निर्माता व संरक्षक है, ऐसा उनका मानना था। फिर दूसरी बात हम बात करेंगे सामाजिक सुधारों की। आपको धार्मिक सुधार में बात क्लियर होगी कि जो ये सुधारक थे 19वीं सदी के राजा राम मोहन राय, उनका यह मानना था कि मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, बहुमूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। इस्लाम और ईसाइयत के प्रभाव के अधीन उन्होंने एक ईश्वर के सिद्धांत दिया और उन्होंने ब्रह्मा भगवान को शाश्वत माना और उसका कोई आकार ना मानते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया। और जो समाज में फैले हुए अंधविश्वास थे उनका भी साथ ही साथ उन्होंने जो है विरोध किया। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुधारों की। आपको पता है कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, आज चाहे भारत के संविधान द्वारा छूतछात की समाप्ति कर दी गई आर्टिकल 16 के अधीन और जाति प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, और लेकिन जो प्राचीन समाज था उसमें 4 वर्ण माने गए हैं, है ना। हमने पहले भी बात की है उसके बारे में। ब्राह्मण सर्वोत्तम माने जाते थे, उसके बाद वैश्य, फिर सैनिक और क्षत्रिय और शूद्र। इस तरह के 4 वर्णों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया था। लेकिन जो शूद्र माने जाते थे, जो जाति के निम्न स्तर पर माने जाते थे, उनकी दशा बहुत बुरी थी। मैं कहूं पशु समान उनका जीवन कर दिया गया था। समाज में उनको कोई अधिकार नहीं थे। छूतछात पूरी तरह से समाज में प्रचलित थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक बड़ा हिस्सा था समाज का, तो वह असहनीय जीवन जी रहा था। तो जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया कि जाति व्यवस्था के लाभ कम है, नुकसान ज्यादा है। जाति हिंदुओं के राजनीतिक हित को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। जातिगत विभाजन से देश में एकता और देश प्रेम का एहसास हिंदुओं में नष्ट हो गया था। जो जाति प्रथा थी उसने हिंदू समाज को बांट दिया था, उनमें एकता की भावना खत्म हो गई थी। वो आपस में उलझे हुए थे, आपस में उनके वैमनस्य था, उनमें ईर्ष्या विरोध था, और जो निम्न जाति के लोग थे उनमें उच्च जाति के लोगों के प्रति घृणा थी। ऐसी स्थिति में जब तक समाज एक नहीं हो सकता, उनमें देश प्रेम की भावना कैसे पैदा हो सकती थी। इसलिए जो चाहे वह ज्योतिबा फुले थे, चाहे गोविंद रानडे थे, चाहे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जाति प्रथा पर जो है प्रहार किया और इसे समाप्त करने की बात कही और समानता का सिद्धांत दिया। उन्होंने माना कि सभी जातियों के लोग परमात्मा की संतान हैं और सब समान हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं, केशव चंद्र सेन ने एक पहले विद्वान थे बंगाल से, जिन्होंने खुलेआम अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और अपनी लड़की की शादी अपनी जाति के बाहर की। ठीक है, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। ब्रह्मो समाज ने मिलजुल कर खाने की प्रथा की शुरुआत की। इस प्रकार जो है जाति प्रथा पर कुप्रहार किया गया उसे खत्म करने के लिए। फिर हम बात करते हैं शिक्षा तथा महिला विकास की। देखो, जाति के कारण समाज बंटा हुआ था, लेकिन जो भारतीय समाज था वो शुरू से पुरुष प्रधान समाज था। महिला जो औरत थी उसकी जो स्थिति थी वह उसका जो भूमिका थी घर की चारदीवारी तक थी और उसका काम था
बच्चों का पालन पोषण करना, चूल्हा चौका करना, खाना तैयार करना, और पुरुष प्रधान समाज में उसको एक जुत्ती के समान, पुरुष के जुत्ती के समान समझा जाता था, ऐसी उसकी स्थिति थी। तो राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम 1812 से लेकर 1817 के दौरान ब्रिटिश प्रशासकों को सती प्रथा को रोकने के लिए जो है अपने आवेदन भेजे, प्रार्थना पत्र भेजे, और उनके प्रयास के चलते ही जो सती प्रथा का जो है उस पर एक कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और सती प्रथा की जो है खत्म कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा क्या थी। देखिए, उस समय में कोई स्वास्थ्य सेवाएं तो नहीं थी ज्यादा, जिसके कारण जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। जब बाल विवाह के कारण 6 से 12 साल की आयु में बच्चियों की शादी हो जाती थी, तो यौवन की अवस्था तक आते हुए, बालक होते होते बहुत सारे जो लड़के थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, और बहुत कम आयु में ही जो लड़कियां थी वो विधवा हो जाती थी। उन्हें पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं थी। जब पति की मृत्यु होती थी तो उसके रिश्तेदार उसको मतलब समझा बुझाकर उसको पति की चिता के साथ ही जीवित जला देते थे। इसे सती प्रथा कहा जाता था। यह पूरी तरह से भारत के इस समाज में एक अमानवीय और कुप्रथा थी, जिसे समाप्त करने में बाल गंगाधर राजा राम मोहन राय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो सभी सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। तो राजा राम मोहन राय ने इसे समाप्त करने के लिए मनुस्मृति के उदाहरण दिए कि मनुस्मृति जो है हिंदुओं का बड़ा ग्रंथ है, उसमें जो है मनु ने कभी इस प्रथा को सपोर्ट नहीं किया। इस तरह का उन्होंने बात की। फिर उन्होंने स्त्री की शिक्षा के लिए बात की, स्त्री की शिक्षा का समर्थन भी उन्होंने किया। अब हम बात करेंगे राजनीतिक उदारवाद की। तो राजनीतिक उदारवाद मैंने कल बताया था कि उदारवाद एक विचारधारा है जो राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता देने की बात करती है। तो स्वतंत्रता उदारवाद का जो है मूल तत्व है, उसके बिना उदारवाद को सोचा भी नहीं जा सकता। तो अधिकांश सुधारक पश्चिमी ज्ञान से प्रभावित थे। जो उदारवादी विद्वान थे, कांट व मिल जैसे पश्चिमी विद्वान थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उदारवादी हमारे भारत के विचारक थे, जिनमें राजा राम मोहन राय प्रमुख रूप से आते हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने पश्चिमी साहित्य का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और ये विद्वान मानते थे कि व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि राणा डी भी ऐसा मानते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नैतिक इच्छा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, उसे यह खुद ज्ञान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए मनुष्य को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह खुद यह फैसला कर सके कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्योंकि मनुष्य के भीतर ईश्वर विद्यमान है। इसलिए उसकी नैतिक आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। वे राज्य और समाज को सार्थक इसलिए मानते थे, उनका मानना था कि राज्य और समाज होना चाहिए। वही इसे सार्थक मानते थे क्योंकि उनका यह मानना था कि राज्य और समाज व्यक्ति के नैतिक विकास का एक मार्ग है, उसके लिए भी सहायक है। उसी प्रकार से अगर हम राजनीतिक उदारवाद के अधीन हम बात करें संविधानवाद और प्रतिनिधि सरकार की, तो जो भारतीय उदारवादी सुधारक थे, जो आरंभ के सुधारक थे, उनका मानना था कि जो निरंकुश सत्ता है वह भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसलिए निरंकुश सत्ता का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि सरकार को कानून के अनुरूप कार्य करना चाहिए। कानून के अनुरूप भाव, जैसे कि आज देश में संविधान के अनुसार कार्य होता है, तो जो राजनीतिक उदारवादी विद्वान थे उनका भी यह मानना था कि जो सरकारें हैं वे स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए कि निरंकुश और स्वेच्छा से अपना शासन करें, वे कानून के अनुसार शासन करें।
और इसलिए वो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। देखिए, जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, जो शीर्ष पर हैं, उसे केंद्रीकरण माना जाता है। जब सत्ता जो स्थानिक स्तर तक बांटी जाए, बहुत सारे लोगों के हाथों में हो और वो अपने कानून खुद बना सके, लागू कर सके, ठीक है, उनको लोगों से संपर्क हो सके, उनकी जरूरतों को समझा जा सके, तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे गांव में आज पंचायतें हैं, जो स्थानिक सरकारें हैं शहरों में, वो विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। वो स्थानिक जरूरतों के अनुसार कानूनों का नियम बनाती हैं, निर्माण करती है और उन्हें लागू करती है। उसी प्रकार का उनका पक्ष था। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरशाही कार्य करती है, वह भारतीय जनमत के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए और उसमें जो नियुक्तियां हैं वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा होनी चाहिए और नौकरशाही में केवल ब्रिटिशर को ना शामिल कर भारतीयों को भी शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। वो प्रशासनिक सुधारों की, इस तरह के प्रशासनिक सुधारों की वकालत करते थे। उनका मानना था कि सरकार को और नौकरशाही को जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। जो गोपनीयता की बात की जाती है, जैसे जैसे जितनी गोपनीयता, सीक्रेसी नौकरशाही द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी, जनता का अविश्वास उतना नौकरशाही और राजनीतिक जो सरकार है उसके प्रति बढ़ेगा। इसलिए सरकार के कार्यों में ओपननेस होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, उन्हें जनता को ज्ञान जो है जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। और जो भारतीय असैनिक सेवाएं हैं उनमें भारतीयों को भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिता पर आधारित परीक्षाओं के आधार पर भर्ती के लिए समर्थन किया। जो राजनीतिक चेतना और भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे, ये विद्वान थे, चाहे वह दादा भाई नौरोजी थे, जब अन्य विद्वान थे जैसे कि जगन्नाथ शंकर सेठ, इन सब लोगों ने बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की। जैसे बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, और दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। इन सबका उद्देश्य जनतक भागीदारी और जनतक चेतना को बढ़ावा देना था। इसीलिए 1885 में हम सबको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो इन लोगों के विचार हमें समझ पड़ गए हैं कि ये स्वतंत्रता और कानून के समर्थक थे। मनुष्य को जो आत्मा है, नैतिक इच्छा की चेतना की स्वतंत्रता देना चाहते थे, कानून के शासन के समर्थक थे, निरंकुश शासन के विरोधी थे और नौकरशाही और सरकार की जवाबदेही के समर्थक थे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे और जो नौकरशाही है उसमें भारतीयों का भी शामिल किया जाए। नौकरशाही में जो भर्ती होती है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर हो और लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए इन्होंने विभिन्न संस्थाओं का गठन किया। ऐसा इन्होंने उदारवादियों ने कार्य किया। फिर हम बात करेंगे इनके लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। देखिए, आज का युग जो है कल्याणकारी राज्य का युग है। कल्याणकारी राज्य हम उस राज्य को बोलते हैं जो राज्य अपने नागरिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक सेवाओं का प्रदान करता है। कहने का अर्थ है कि जो राज्य अपने नागरिकों को गर्भ से लेकर कब्र तक, टॉम टू कॉम तक जो है, बॉम्ब टू टॉम तक जो है अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो ऐसे राज्यों को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। जैसे कि आज भारत में अगर हम देखें, आज का युग प्रत्येक राज्य अपने आप को कल्याणकारी लोकतंत्री राज्य कहलाने में गर्व महसूस करता है। तो चाहे वह हेल्थ सेवाएं हैं, हेल्थ सब्सिडी है, एजुकेशन सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, कम्युनिकेशन सब्सिडी है, पूरे क्षेत्र में राज्य द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र में अपने राज्य द्वारा अपने नागरिकों के जीवन को सुखी और अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए बहुत सी सेवाएं अपने नागरिकों की प्रदान की जाती हैं। तो जो उस समय के हमारे उदारवादी विचारक थे वो कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे
उनका मानना था कि राज्य की जो आर्थिक नीतियां हैं, ब्रिटिश राज्य की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भारत विरोधी हैं, इसलिए उनको ऐसी आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए जिससे भारतीय हस्तशिल्प, हस्तकला का, भारतीय उद्योगों का संरक्षण हो और बेरोजगारी खत्म हो, और जिमीदारों के शोषण से भी जो काश्तकार हैं, किसान हैं, किराएदार हैं, उनको बचाया जाना चाहिए। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी, तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी के अधीन उनका यह मानना था कि अंग्रेज भारत की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। ड्रेन थ्योरी, बाहर जा रही है, दोहन की थ्योरी। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों से पहले भी जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में किसी न किसी रूप में अपना शासन स्थापित किया था, चाहे वह मुगल थे जो उससे पहले के शासक थे, उन्होंने, चाहे वो विदेशों से आए, लेकिन उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, लेकिन भारत की संपत्ति भारत में ही रही। लेकिन अंग्रेजों ने जो ड्रेन थ्योरी है उसके अधीन क्या किया, उन्होंने भारतीयों का शोषण किया भिन्न भिन्न साधनों से, चाहे वह ब्याज के माध्यम से, चाहे ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के माध्यम से, या ब्रिटिश फौज को दिए जाने वाला जो तनख्वाह थी, अधिकारियों को दी जाने वाली तनख्वाह थी, उनके माध्यम से, या फिर सेना के रखरखाव के खर्चे के माध्यम से, या भारतीयों से प्राप्त राजस्व के माध्यम से वे भारत को निचोड़ रहे थे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत को वो निचोड़ रहे थे, और वो धन था वो पूरी तरह से इंग्लैंड को जा रहा था, भारत में उसका संचयन नहीं हो रहा था। इसे उस दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन थ्योरी का नाम दिया। उनका मानना था कि भारत को पूंजी संचयन से रोका गया है ड्रेन थ्योरी द्वारा, जिससे भारतीय लोगों के उद्योग और व्यापार ठप हो गए। अगर उस पूंजी का संचयन किया जाता तो भारत के लोगों का व्यापार और उद्योग प्रफुल्लित होता, ऐसा दादा भाई नौरोजी का मानना था। तो इस प्रकार से हमने जो आरंभिक हमारे थिंकर थे उनका हमने जो है ब्रीफ में जो सामाजिक और धार्मिक या फिर राजनीतिक सुधारों की किस तरह के सुधारों की बात की, हमने उनकी बात की। धर्म में जो है बेसिकली क्या था, मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में, या फिर अंधविश्वासों का खंडन किया, सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा का खंडन किया उन्होंने, महिलाओं के प्रति जो बुरी प्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे वो बाल विवाह था, चाहे वो अंतरजातीय विवाह था, चाहे उन्हें शिक्षा से वंचित रखना था, चाहे वह पर्दा प्रथा थी, उन सबका उन्होंने विरोध किया। फिर राजनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें राजनीतिक सुधारों की, तो उन्होंने मानवीय चेतना की स्वतंत्रता की बात की, उन्होंने बात की निर्कुंठ शासन का विरोध किया, लोगों की जन सहभागिता की बात की, लोगों में चेतना की बात की। लेकिन ये सुधार सारे कैसे आएंगे, शिक्षा के माध्यम से। इसलिए उन्होंने, चाहे वो सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, चाहे ब्रह्म समाज थे या आर्य समाज जिन्होंने बड़े स्तर पर डीएवी स्कूल्स या संस्थाओं की स्थापना की, जब ब्रह्म समाज द्वारा बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो सुधार चाहते थे, हृदय में परिवर्तन चाहते थे। तो साथ ही साथ भी नौकरशाही को या सरकार को जवाबदेही चाहते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते थे। इस पर्पज के लिए उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की बात की। साथ ही साथ उन्होंने बात की कल्याणकारी राज्य की, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का उन्होंने विरोध किया जो कि भारत विरोधी थी। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने बात की ड्रेन थ्योरी की, जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा शोषण कर सारा धन भारत से बाहर ले जाया जा रहा था, उन्होंने बात की कल्याणकारी राज की। तो इन विषयों को लेकर जो आगे के 3 हमारे चिंतक हैं, जिनका नाम हमने पहले डिस्कस किया था, राजा राम मोहन राय, एमजी रानडे, जीके गोखले, उनके विचारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमने जो आरंभिक एक परिचय के रूप में पूरे राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक आंदोलन की रूपरेखा को समझा। अब हम राजा राम मोहन राय जो कि इकाई 4 में हैं, उनके विचारों का जो है संक्षेप में
हम जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा बीच में एक 10 सेकंड के लिए विराम चाहिए। मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं आप लोगों को भी साथ में एक बात कहूंगा कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड रखने का मीनिंग है कि आप गुनगुना पानी पीते रहिए पूरे दिन, थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि जो अब कोविड-19 का पीरियड है वो बेहद तनाव का पीरियड है। हम हर रोज मीडिया पर जो सब कुछ देख रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो शरीर की सफाई होती रहती है गुनगुना पानी पीने से, और हम कोविड से भी बच सकते हैं ऐसा करने से, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए मैंने जो अपने साथ है कि ये थर्मस रखी हुई है जिसमें कोसा गुनगुना पानी रहता है, तो जो मैं थोड़ा थोड़ा कर पीता रहता हूं, और जो सेहत के लिए और आपके गले के लिए भी लाभदायक है। इसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं, काफी लाभदायक रहती है, सबको ग्रीन टी पीनी चाहिए। हमने ऐसा एक यहाँ जो अपना अध्ययन केंद्र है निर्माण कैंपस, वहाँ जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, हमने उनको जो परंपरागत चाय है उसके स्थान पर जो ग्रीन टी है, हरी चाय जिसे हम बोलते हैं, हमने वो पिलाना शुरू किया है शहद के साथ, तो काफी वो गुणकारी है। तो अभी हम राजा राम मोहन राय के बारे में जो इकाई 4 है उसका अध्ययन हम करेंगे। हालांकि काफी विषय में इसको आज मुझे 2 इकाइयां में तभी करवा रहा हूं क्योंकि इसका काफी जो विषय वस्तु है जो इकाई 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत रहता है हम वो साथ में कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जो जीवन काल है, उनका जन्म 1772 में हुआ और 1833 तक बस धरती पर रहे। 1772 से 1833 तक जो है उनका जीवन का काल चक्र है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन पर पश्चिमी और पूर्वी दर्शन को संयोजित करने का, जोड़ने का एक रचनात्मक संयोजन उन्होंने किया, ऐसा उनका जो है माना जाता है। उन पर पश्चिमी जगत का काफी प्रभाव था, जिसके कारण वो शुरू में मैंने पहले ही बताया कि वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। उन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी, इब्रानी, यूनानी, लतीनी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इसके अलावा उन पर इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अरबी साहित्य पढ़ने का अवसर मिला, कुरान को उन्होंने पढ़ा। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण उन्होंने बाइबल का भी अच्छे से अध्ययन किया, हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने गहन अध्ययन किया। और उन्हें जो इस्लामिक और ईसाईयत के धर्म का अध्ययन कर उन्होंने उन सिद्धांतों को भारत के जो हिंदू धर्म का सिद्धांत है उसमें भी उन्हें जोड़ने की कोशिश की। उनका जो ब्रह्म समाज की उन्होंने 1828 में स्थापना की थी, उसके 2 मुख्य सिद्धांत थे, एक मूर्ति पूजा का विरोध, दूसरा सामूहिक प्रार्थना की रीति, जो कि ईसाई धर्म से ही लिए गए थे। यह राय पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह प्रत्यक्ष रूप में हिंदुस्तान का ईसाईकरण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुले मन से बाइबल की प्रशंसा की थी और वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। और सामूहिक प्रार्थना जो ब्रह्म समाज का एक प्रमुख सिद्धांत था, वो ईसाई धर्म में भी सामूहिक प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जिसके कारण उनकी आलोचना इसलिए की जाती थी कि उनको कहा जाता था कि वो हिंदुस्तान का ईसाईकरण कर रहे हैं। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वे ईसाई धर्म के अंधभक्त नहीं थे। उन्होंने जब यह कहा कि ईसा की दिव्यता के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार किया, उन्होंने कहा कि अगर ईसा दिव्य है तो भगवान श्री राम भी दिव्य हैं। उन्होंने मशीनरियों द्वारा प्रचारित पिता पुत्र पवित्रता के सिद्धांत को भी अस्वीकार किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम उन्हें हिंदू धर्म के ईसाईकरण का आरोप नहीं लगा सकते। तो समाज सुधारक
के रूप में उन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने सहिष्णुता और सहानुभूति के सिद्धांत दिए। देखिए, वो पहले विद्वान थे जिन्होंने केवल हिंदू धर्म की सिद्धांतों की व्याख्या नहीं की, बल्कि ईसाईयत और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन भी किया। उनमें सहिष्णुता मतलब मॉडरेट थी, उनमें सहनशीलता थी। फिर उन्होंने जो जातिवादी व्यवस्था थी, ठीक है, वो पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने माना कि समाज में, भारत में एकता के लिए जो है जरूरी है कि जो हिंदू समाज द्वारा प्रचलित जाति व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए, छूतछात की जो प्रथा है उसे खत्म किया जाए। और अंतर्राज्यीय विवाह का उन्होंने पक्ष लिया, यह बहुत बड़ी बात है। तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतर्राज्यीय विवाह एक जो उस समय बहुत एक क्रिटिकल स्टेप माना जा सकता है, क्रांतिकारी स्टेप माना जा सकता है, रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है, उसका उन्होंने पक्ष लिया। जैसा कि मैंने केशव चंद्र सेन की उदाहरण दी थी, वो भी बंगाल के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने खुद अपनी बेटी का विवाह अपनी जाति के बाहर किया ताकि वो खुद से इस जो है प्रथा का विरोध कर सके। फिर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, चाहे वह हिंदू समाज था, चाहे वो मुस्लिम समाज था, उसमें पर्दा प्रथा प्रचलित थी। हिंदू समाज में घूंघट प्रथा प्रचलित थी और मुस्लिम समाज में बुर्का प्रथा। तो उसी प्रकार से हिंदू समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की प्रथाएं थी। विधवा को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है। बहुविवाह की प्रथा थी जो कि उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, मुसलमानों में तो ऐसी प्रथा थी। और तलाक की प्रथा थी। उन सभी प्रथाओं का उन्होंने विरोध कर महिलाओं के अधिकारों की बात की और उनके प्रयासों के चलते ही सती प्रथा का अंत भी हुआ। और उन्होंने महिला और पुरुष, औरतों और पुरुषों के समानता के अधिकारों की बात की। फिर हम बात करेंगे जो इसमें और ऐड किया जा सकता है, राजनीतिक विचार। अगर हम उनके बात करें, वो स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बात की प्रेस की स्वतंत्रता की। प्रेस जो है उसकी भी स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए कि व्यक्ति को प्रेस के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। फिर उन्होंने बात की व्यक्ति के अधिकारों की। उनका मानना था कि जो स्वतंत्रता है वह केवल शासक वर्ग के लोगों को ही नहीं बल्कि शासक और शासित दोनों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, उनका यह मानना था, ठीक है। और साथ ही साथ उनका यह मानना था कि व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने और मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर साथ ही साथ उनका मानना था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध हो सकते हैं। उनका यह मानना था कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिए पर सरकार उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जिससे कि उनको यह डर था कि उनका यह मानना था कि अगर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो कुछ लोग भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा कर सकते हैं, ऐसा उनका यह मानना था। साथ ही साथ वे कानून के शासन के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो कानून है उनका कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए, संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। शासन का आधार शासकों की स्वेच्छाचार नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होना चाहिए। शासन का आधार क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, पर कानूनों का जो है उनका सही से पालन हो, लोगों को उसका ज्ञान हो, इसके लिए वे संहिताबद्ध होनी चाहिए, उनका कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था।
और फिर राज्य की कार्रवाई के क्षेत्र में हम बात करते हैं कि उनका मानना था कि राज्य को जो व्यक्ति के कार्य हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि वे उदारवादी चिंतक थे। उदारवादी चिंतकों का, आरंभिक उदारवादी चिंतकों का मानना था कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु राजा राम मोहन राय उदारवादी विचारकों के विपरीत उनका यह मानना था कि राज्य को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, राज्य को कार्य करने चाहिए। जैसे कि शिक्षा के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें दूर करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। फिर शिक्षा, जैसा कि मैंने पहले बात की कि सामाजिक सुधारों के लिए वे, उनका विश्वास था कि राज्य को विधेयक भी पास करने चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से ही लोगों के हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें चेतना पैदा की जा सकती है। इसलिए पुरुष और स्त्री के शिक्षा के पक्षधर थे। फिर अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, वे सह अस्तित्व के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न जो राष्ट्रीयता हैं, नेशनलिटीज हैं, उनको, वो एक ही परिवार की शाखाएं हैं, उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में सहयोग करना चाहिए। जो दुनिया के प्रबुद्ध राष्ट्र हैं उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और उन सबको मानव जाति के सुखी और संतुष्टि के लिए एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो बेसिकली जो राजा राम मोहन राय के विचार हैं हमने उनको किया। उनके इन जो प्रगतिशील विचारक हैं उन्हीं के कारण उनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। जिस प्रकार के उन्होंने विचार दिए, क्योंकि वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा और का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय निसंदेह बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने अन्याय और शोषक प्रथाओं, अंधविश्वासों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो यह था राजा राम मोहन राय। और जो 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, उसकी हमने रूपरेखा को समझा। उस रूपरेखा के दायरे में ही जो आगे के हमारे चिंतक हैं, विद्वान हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो एमजी रानाडे हैं, चाहे जीके गोखले हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। हम कल जो है आगे के जो विद्वान हैं उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। आज हमने इकाई 3 और इकाई 4 EPS 3 आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अधीन हमने जो है आज कुछ विषयों पर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि जो इग्नू के विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊंची है, या फिर वे कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि इग्नू में अकेले जो परंपरागत विद्यार्थियों की तरह जो छोटी आयु के विद्यार्थी होते हैं, +2 पास करने के बाद डायरेक्ट आते हैं, उनके साथ साथ जो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं वो भी बहुत सारे लोग जो हैं इग्नू के माध्यम से पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा का पूरा करते हैं, तो वो भी साथ में पढ़ रहे होंगे। तो मैं उनसे आशा करता हूं कि उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। मैं बता दूं कि मैं अपना वैक्सीनेशन करवा चुका हूं, मेरा पूरा परिवार वैक्सीनेशन करवा चुका है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी प्रकार की जो क्या होते हैं, रूमर्स होती हैं, शंका होती है, आप उसमें मत पड़ें। आप किसी भी सरकारी जो अस्पताल है, जो डिस्पेंसरी है, वहां आप अपना आधार कार्ड ले जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मुफ्त में वैक्सीनेशन सरकार द्वारा भी की जा रही है और वो कोई पीड़ादायक नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। ठीक है कि थोड़ा जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वैक्सीनेशन लगता है, तो थोड़ा सा फीवर किसी को वरी करता है, अलग अलग लोगों को कैसे वो होता है, उसके लिए आप
जो वहाँ डॉक्टर होते हैं जो आपको वैक्सीनेशन करते हैं वो परामर्श देते हैं पैरासीटामोल वगैरह लेने का, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना से हम तभी जीत पाएंगे अगर हम सब लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। क्योंकि 1 मई से जो तृतीय चरण है वो 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी या अन्य सरकारी विभागों के लोग, उनको वैक्सीनेशन हुआ था। और उसके बाद 45 वर्ष के आयु के सब लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ था। तो अभी 1 मई से 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा। आप किसी भी रूप में सरकार का सहयोग कर सकते हैं, समाज का सहयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी को सही मार्गदर्शन ही देते हैं, किसी की काउंसलिंग कर देते हैं, तो वह भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप इग्नू के विद्यार्थी हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत सरकार की द्वारा स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। एक यूनिक विश्वविद्यालय है, तो आपका कार्य भी यूनिक होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में जिन लोग भयभीत हैं कोरोना को लेकर, जिनमें कुछ आशंकाएं हैं, आप शिक्षित हैं, आप उनकी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि आप हमेशा मास्क पहनकर रखें। जब भी आप बाहर जाएं, जरूरी काम है तभी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज की दूरी को बनाकर रखें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। तो ऐसा करने से अगर हम काम करते हैं तब भी हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में भागीदार बनते हैं। हम अपनी जगह पर रहकर कुछ भी अच्छा काम करते हैं। आज सीजन की जरूरत है, तो मैं बताऊं कि आई लव प्लांट्स, आई लव फ्लावर्स, आई लव प्लांट्स। तो मैं जहां भी कार्य करता हूं, जहां मुझे कार्य करने का मौका मिलता है, मैंने बहुत सारे प्लांट्स को लगाया है, बहुत सारे वृक्षों को लगाया हुआ है। मेडिसिन प्लांट्स है, जो आप कभी आपको निर्माण कैंपस में आने का मौका मिलता है तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से वह एक हरियाबल कैंपस है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत से मेडिसिन प्लांट्स हैं वहाँ, ऑर्गेनिक जो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो यहाँ पैदा होते हैं। योगा को हम अपने जीवन में निरंतर रखा हुआ है, प्राणायाम करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं, एक योगा गार्डन भी हमने यहाँ बनाया। तो अब अपनी जो सबसे उत्तम जो है वह है हमारे लिए स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य को हम जो है अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दें। मैं यहाँ एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर एक प्रेरणादायक आज मैं अपने जो सेशन को विराम दूंगा। तो एक व्यक्ति है, जब वह स्वस्थ होता है तो वह अपने आप को खुद को 1 नंबर देता है, ठीक है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद जब वह शिक्षा प्राप्त करता है तो अपने साथ एक 0 जोड़ देता है और उसकी कीमत 10 हो जाती है, 1 से 10 हो जाती है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब वह नौकरी पर लग जाता है तो उसकी कीमत 100 हो जाती है। उसके पश्चात उसका परिवार बन जाता है तो उसकी कीमत 1000 हो जाती है। वह अपना मान सम्मान धन दौलत प्राप्त कर लेता है तो उसकी कीमत फिर 1000 से 10,000 हो जाती है। फिर वो बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, घर कोठी सब कुछ बना लेता है, उसकी कीमत लाख करोड़ में बढ़ जाती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए यदि वो लाख की संख्या में से 1 को हटा दिया जाए, उसके स्वास्थ्य को हटा दिया जाए, तो बाकी सिर्फ 0 ही रह जाती हैं, 0 रह जाती हैं। तो अपने जीवन में स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो यह संकट की घड़ी हमें आई है, तो हम अपनी इम्यूनिटी को हमेशा विकसित करें, प्लांटेशन लाए, जो नेचर है, मदर नेचर है, उसकी कुछ ना कुछ सेवा करें, ऐसा हम संकल्प लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।